ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो नाम तो खैर सबको पता ही है, कम्युनिकेशन, एवरीबॉडी नोज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। बट बेसिकली हमको इस चैप्टर में ये देखना है कि आज की डेट में जो भी हम लोग एडवांस लेवल पे कम्युनिकेशन, एम आई ऑडिबल? अब पता नहीं, आवाज तो आई नहीं, तो यू आर नॉट ऑडिबल। तो एडवांस लेवल पे जो भी कम्युनिकेशन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो एक तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल था, इसका कोई खैर खास मतलब नहीं था। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई थी, तो मैंने कहा कि एक बार पढ़ लेना, बस दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले टेलीग्राफ था, ठीक है ना, प्रॉपर था। आपने सुना होगा ना, कई बार मूवीज वगैरह हम बात करते हैं मोर्स कोड, तो मोर्स कोड भी था। और वही इन दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज होता था पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, उससे टेलीग्राम भेजा जाता है। टेलीग्राम मतलब जिससे टिक करके मोर्स कोड बना के, मतलब समझ लो कि एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको हम कन्वर्ट करते थे 1010 करके, और उसको हम फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर ट्रांसमिट करते थे। दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम 1835। इसके बाद बाद धीरे धीरे कुछ कुछ डेवलपमेंट हुए। ठीक, फाइनली हम लोग आते हैं जो हमको मेन पॉइंट समझना है। देखिए, कम्युनिकेशन दो टाइप का है। ठीक, एक है वन वन और एक है वन टू मैनी। तो मुझे लगता है इसमें डिफरेंस तो क्लियर है ना। लाइक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है उसमें वन सेंडर होगा एंड मैनी रिसीवर। एंड मोबाइल कॉल आपने किसी को लगाया फ्रेंड को, तो वो वन सेंडर है एंड वन रिसीवर है। तो दो तरह का कम्युनिकेशन है, एक है पॉइंट टू पॉइंट और एक है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उस सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसमें इंफॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले है हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन को हमको कम्युनिकेट करना है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट करना है। अब जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कोई वॉइस हो सकता है, ठीक है ना, कोई वॉइस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है ना, वॉइस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई साउंड हो गया, जैसे कोई म्यूजिक का पार्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। फिर है क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म को हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो देखो, उसका काम होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर, ये दो पार्ट है जिसको हम लोग ट्रांसमीटर का ही पार्ट बोलते हैं। ट्रांसमीटर के अंदर दो पार्ट हैं, एक हो गया ट्रांसड्यूसर एंड एक है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, तो ट्रांसड्यूसर हम उनको बोल रहे हैं जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ फिलहाल, तो एक माइक लगा हुआ है, तो ये माइक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस माइक के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होगा वो ट्रांसड्यूसर हो गया। ट्रांसड्यूसर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल, कह लो कि फिजिकल इफेक्ट्स को इलेक्ट्रिकल और डिजिटल इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर दे। तो माइक का एक काम है कि माइक का क्या होगा, माइक में एक डायफ्राम है, तो अगर साउंड वेव उससे टकरा रही है तो वो डायफ्राम ऑसिलेट हो रहा है और उसके ऑसिलेशन से वेव जनरेट हो रही है। तो माइक भी एक ट्रांसड्यूसर हो गया। तो ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर क्या हो सकता है, तो ट्रांसमीटर तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं कि हमें ट्रांसमिट करना क्या है, हमें वायर के थ्रू डेटा भेजना है, वायरलेस भेजना है, ठीक है ना, या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजना है। तो ये तीनों चीजें कहलाती हैं चैनल। चैनल मतलब किस मीडियम से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो मीडियम कैन बी वायरलेस, वायरलाइन और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीन मीडियम है। ठीक है, ट्रांसमिट होने के बाद वापस से क्या होगा ना, कि मान लो हमने किसी को कॉल ही लगाई है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो साउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसके बाद वो वेव्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है। वापस से जब आप दूसरे जिसको आपने कॉल लगाई है उसके पास भी मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन के अंदर एक रिसीवर भी है, और रिसीवर में भी दोनों बातें हैं, ट्रांसड्यूसर भी लगा हुआ है और एक रिसीवर भी। तो ट्रांसड्यूसर क्या होगा, अब इस बार रिवर्स ट्रांसड्यूसर होगा, मतलब एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या डिजिटल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल में कन्वर्ट, फिजिकल पार्ट में कन्वर्ट कर दे। मतलब जैसे साउंड आने लगे, आवाज सुनाई देने लगे, तो वहां पे एक हो सकता है स्पीकर लगा होगा, तो स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा फिजिकल आउटपुट में। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल। अब होता क्या है कि चैनल के थ्रू जब इंफॉर्मेशन जाती है,
तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उन अनवांटेड सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं नॉइज। व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल। तुमने सुना होगा ना, हेडफोन्स आते हैं आजकल नॉइज कैंसिलेशन। तो बेसिकली नॉइज कैंसिलेशन मतलब एनी काइंड ऑफ नॉइज विच इज नॉट रिक्वायर्ड, एनी काइंड ऑफ कह सकते हो सिग्नल विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो हो गया नॉइज। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नॉइज फिल्टर यूज किया हुआ है। नॉइज फिल्टर के बाद ये रिसीवर में जा रहा है एंड फाइनली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको यूजर साइड पे रिसीव हो गई। तो सबसे पहले तो ये बताइए जितने पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं वो सारे क्लियर है या नहीं? बस अगर आपने अपने आप लिख के देखा होगा तो लिखने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है ट्रांसमीटर एंड पे, एक ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है रिसीवर एंड पे। बताइए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड एटीन्यूएशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो देखो एटीन्यूएशन का सिंपल सा मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी ओवर चैनल। मतलब जिस भी मीडियम से हमने अपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है, वायरलेस, वायरलाइन और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हम लोग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लॉस होता है, लेकिन बाकी दोनों में सब्सटेंशियल लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ओवर द चैनल इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन एक वर्ड हो गया एक तरह से जो लॉस के लिए सीधे सीधे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी ओरिजिनल सिग्नल था, चैनल से जब गया तो वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल बन गया, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट होने के बाद हम उसको जब नॉइज फिल्टर में लगाते हैं तो नॉइज फिल्टर से लगाने के बाद उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो एम्पलीट्यूड इनिशियली ओरिजिनल वेव का था वो एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, नहीं रहेगा। तो अब अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया है तो रिसीवर एंड पे हमको लेस वॉइस सुनाई देगी या लेस इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो एम्पलीफाई करने के बाद वापस से वो ओरिजिनल सिग्नल जैसा बन जाएगा। तो व्हाट इज एटीन्यूएशन एंड व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? ठीक है ना। एम्पलीफायर में हम सीधा सीधा बोलेंगे कि सिग्नल एग्जैक्टली सेम रहेगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो गैप है ये गैप नहीं चेंज होगा। एम्पलीफायर में चेंज क्या हो रहा है? एम्पलीफायर में चेंज सिर्फ उसका ये वाला आउटपुट, ये वाला हाइट हो रहा है, ये वाला हाइट चेंज हो रहा है। ये हाइट पहले और ये हाइट बाद में। ठीक है। Yes. Then next point is what is called range. Range is the largest distance between source and destination up to which signal is received with sufficient strength. तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इस ट्रांसमीटर की जो रेंज है वो यहीं तक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेंज इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपीटर्स का। रिपीटर वर्ड हो सकता है सुना होगा। तो रिपीटर्स क्या करेंगे? रिपीटर क्या करेंगे? इस सिग्नल को रिसीव करेंगे, वापस से एम्पलीफाई करेंगे और रीट्रांसमिट कर देंगे। तो अगर हम कई सारे रिपीटर्स यूज करते हैं तो इस तरह से कई सारे रिपीटर्स यूज करके हम कितना भी रेंज पा सकते हैं। भाई एक एंटीना का रेंज या एक सिस्टम का रेंज होगा कुछ, मान लेते हैं इसका रेंज है 10 किलोमीटर। तो अगर हम एवरी 10 किलोमीटर पे एक रिपीटर यूज कर दें तो हम कितने भी रेंज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। रिपीटर क्या क्या बॉडी रिपीटर क्या है? व्हाट इज अ रिपीटर? तो रिपीटर के अंदर एक सबसे पहले है रिसीवर, क्योंकि रिपीटर सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर से आगे ट्रांसमिट कर देगा विद हायर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ट्रांसमिट कर देगा विद हायर स्ट्रेंथ। मतलब जो स्ट्रेंथ उसकी लॉस हो गई थी सिग्नल की, वो बल्कि हाई स्ट्रेंथ बन के आगे ट्रांसमिट हुआ है। बैंडविड्थ का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? क्यों भाई? फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं नॉर्मल, तो हम लोग की बातचीत वाली जो रेंज होती है ना लगभग लगभग 3000 हर्ट्ज तक ही होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज के बीच का जो गैप है वो हमारा हो गया बैंडविड्थ ऑफ वोकल सिग्नल। बैंडविड्थ ऑफ वोकल सिग्नल
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे जब तो 20,000 हर्ट्ज तक जाती है तो उसका बैंडविड्थ 20,000 होगा। तो जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है ना कि 20 हर्ट्ज टू 3,000 हर्ट्ज, तो इसका बैंडविड्थ अगर बोलेंगे तो इसका बैंडविड्थ होगा सॉरी टू कितना बनेगा, डिफरेंस कितना बनेगा 2980, ठीक है ना। बट इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3,000 लिख देते हैं कि इसका बैंडविड्थ 3,000 होगा। बैंडविड्थ का मतलब है डिफरेंस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। देन इसके बाद एक पॉइंट आता है कि वायरलेस, वायर के थ्रू और ऑप्टिकल फाइबर, इन तीनों में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी इस रेंज की है। मतलब इसी में यूज कर सकते हैं। वायर लाइन से अगर हमें कुछ भी ट्रांसफर करना है तो वो इसी रेंज का होना चाहिए। वायरलेस से 10⁸ से 10⁻10 हर्ट्ज, ऑप्टिकल फाइबर से ये रेंज है। तो different channels have different operating frequency range. What is a repeater? ठीक है, using repeaters we can increase the range. Multiple repeaters use करके हम रेंज कुछ भी पा सकते हैं। रिपीटर के अंदर क्या है, रिपीटर के अंदर एक रिसीवर है, एक एम्पलीफायर है और एक ट्रांसमीटर है। सर हाँ जैसे कोई भी सोर्स की जो ईएम वेव होती है जो प्रोड्यूस करता है हाँ ट्रांसड्यूसर, हाँ, अगर हम उस ईएम वेव को किसी तरह से प्रोड्यूस कर पाए किसी और सोर्स से, तो क्या हम उसी इंफॉर्मेशन को एक तरह से कॉपी बना सकते हैं उसकी? इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्योंकि जैसे है क्या ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ तो आप ये कह रहे हो कि आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उस चीज को, लेकिन आप ऐसा सोर्स आपने क्रिएट किया है जो सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लोनिंग की बात कर रहे हो ना, तो क्लोनिंग इज वेरी Yes, डिफिकल्ट, होती तो है ही है। सर तो यही डिफिकल्ट यूटिलाइजेशन है सर। वॉइस इज डिफिकल्ट टू क्लोन, बट सर वो ईएम वेव की तो फिक्स प्रॉपर्टीज होंगी ना, लाइक एम्पलीट्यूड नहीं होता क्या फ्रीक्वेंसी। ना, जैसे बोल रहे हैं, मान लो मैंने कहा कि बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3,000 हर्ट्ज है सपोज, लेकिन 3,000 हर्ट्ज पे जो वेव है ना, वेव सबकी अलग अलग है। एंड एवरी पर्सन हैज ओके इट्स सर। यूनिक सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर जैसे यूनिक है, जैसे उसकी शक्ल यूनिक है, वैसे ही उसके वॉइस का वोकल कॉर्ड का लेंथ यूनिक है, उससे जो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड भी यूनिक है। तो मतलब वो जो वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म भी सबकी अलग अलग है ना थोड़ा ओके बहुत। सर। तो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट, बट अगेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। थैंक यू सर। इसके बाद स्पीच हो गया 300 to 3100, तो बैंडविड्थ हो गया इतना, ऐसे ही समझाया गया है। म्यूजिक हो गया 20 से 20 किलो हर्ट्ज, तो इसका बैंडविड्थ 20,000। पिक्चर है, टीवी है, मतलब वीडियो पिक्चर दोनों है, तो ये मेगाहर्ट्ज में जाएगा, ठीक है। वायर के लिए रेंज, ये टेबल आप देख लेना, लिख लेना एक बार, बस ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा डेटा है, याद करना पॉसिबल नहीं है। बट एक बार रीडिंग कर लीजिए तो रीडिंग से कम ये आइडिया होगा कि टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर का रेंज क्या है, मतलब मैंने जो लिखा हुआ है बस ये याद रखना है, तो ये वाला पार्ट याद रखिए, टेबल मैंने दे दी इसे रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, ये सीधा कैसे होगा, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ओपन करिए। एक सेकेंड।
ठीक है, दिख रहा है? यस। वो एक पेज में ही सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इसलिए लिख दिया था इस तरह से। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हमें थ्रू स्पेस मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं वायरलेस की, तो वायरलेस ट्रांसमिशन करना है अगर, या ऐसे मान लो कि हमारे आसपास जितने भी तरह की वेव्स घूम रही हैं, ठीक है ना, वो ये 3 कैटेगरी की ही वेव्स हैं। ठीक है, एक है ग्राउंड वेव, ठीक, एक है स्काई वेव, और एक है स्पेस वेव। ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। ये ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर तो एक तरह से वायर लाइन वाला ट्रांसमिशन हो गया, ये वायरलेस ट्रांसमिशन की बात चल रही है। ठीक, अब क्या है, ग्राउंड वेव का यूज अब ज्यादा नहीं होता, बट अगर आपने पहले सुना हो कि वो ऑल इंडिया रेडियो, तो वो जो ऑल इंडिया रेडियो होता था उसमें प्रॉपरली अगर आप जाके देखो, यहाँ यहीं कहीं था शायद, बिना जावर के आसपास ही कहीं, तो वो प्रॉपरली वहां पे एक एंटीना लगा हुआ है और उस एंटीने का साइज जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है ना। और अगर आप जो है मॉल रोड पे एफएम वगैरह के ऑफिस देखोगे, तो वो छोटा सा ऑफिस होता है एक कमरे में और छोटा सा एंटीना होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, मतलब साइज जो है वो सब्सटेंशियल रिड्यूस हो गया है। तो इनिशियली वी वर यूजिंग ग्राउंड वेव, बट आज की डेट में ग्राउंड वेव बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि उसके केस में क्या होगा ना, ग्राउंड वेव है क्या पहले ये समझ लो। ग्राउंड वेव में दिस मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड सरफेस वेव प्रोपोगेशन। मतलब ये सीधा सीधा है कि ग्राउंड जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर हम डायरेक्टली वेव को भेज दें, तो डायरेक्टली वेव से क्या होता है ना कि वेव में जो भी ऑसिलेशंस हैं उससे एयर के पार्टिकल भी ऑसिलेट होते हैं और इस तरह से वेव आगे प्रोपोगेट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लॉसेस बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ी दूर के बाद फिर इसकी रेंज खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा पावर देना पड़ता है, तब ये वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या मान लो कि 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जाती है। तो इनिशियली जो वो ऑल इंडिया रेडियो चलता था, वो उसमें याद होगा ना आपको, एएम चलता था, एएम करके। अब आजकल जो रेडियो है वो एफएम है, तो ये अलग तरह का मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। इनिशियली इट वाज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो उस केस में फ्रीक्वेंसीज जो है वो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी, और प्रोपोगेशन जो है वो सरफेस के अलोंग ही है। तो वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस, एटीन्यूएशन इज मोर एट हायर फ्रीक्वेंसीज। तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन होता है इसमें ज्यादातर, हायर फ्रीक्वेंसीज पे लॉसेस ज्यादा होंगे। और एक पॉइंट इसका आप ये ध्यान रख सकते हो जिसपे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कि इस केस में साइज ऑफ एंटीना क्या लगेगा। तो साइज ऑफ एंटीना इज λ/4, और रेडिएशन पावर ऑफ एंटीना इज L² / λ²। एल जिसमें एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ एंटीना, एल इज लेंथ ऑफ एंटीना। ठीक है, नॉर्मली इट वाज यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इट इज ओनली यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो इफेक्टिव मेथड है वो है स्काई वेव। और स्काई वेव ना काफी कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे मिलता जुलता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, हमको मालूम है कि लाइट भी वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वेव ही हैं। तो क्या है ना कि हमारे स्काई एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं, ठीक है ना, और इन लेयर्स का हाइट भी जो है वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले 10 किलोमीटर हाइट पे है ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। तो इसी तरह से अलग अलग पार्ट हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो वेव हैं वो क्या होगा कि वो इन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि सीधे जाने में प्रॉब्लम क्या है कि एटमॉस्फेयर ज्यादा है, हिंड्रेंस है। अगर हम इनको डायरेक्ट स्काई की तरफ भेजते हैं तो स्काई पे बीच में कोई ज्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है, वहां से रिफ्लेक्ट होके इसको जहां भी जाना है वहां पहुंच जाएगा। तो ये हो गया स्काई वेव प्रोपोगेशन। मोस्टली इसमें मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि टीआईआर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगेन ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, बट डायरेक्टली कोई टेबल से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं आया है। ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी तक ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी तक ट्रांसमिशन होगा, दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला चाहो तो इसमें ध्यान रखिए बस। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज 9 × √n max, n max is the density of electrons in the atmosphere। ठीक है, और तीसरा ये एक पॉइंट है कॉल्ड स्पेस वेव्स।
स्पेस वेव्स जो है वो, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मतलब ये कि डायरेक्ट काम करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, तो ये एंटीना आपका अर्थ में इस पॉइंट तक कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब अर्थ का इतना पार्ट कवर हो जाएगा, लेकिन अर्थ का ये पार्ट कवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कोई लाइट नहीं जा सकती है। लाइट रे ट्रेवल्स, या लाइट रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये इस वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगी कभी भी। तो क्या है कि इस टावर का अर्थ रेडियस के हिसाब से रेंज कितना होगा, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं कि ट्रांसमिशन का हाइट, रिसीवर का हाइट दिया हुआ है तो टोटल कितना होगा। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, किया था ट्राई प्रूफ करने के लिए, कर लिया होगा, ट्राई किया होगा अगर तो। इसको आप इस तरह से देखिए, अगर ये वाला जो हाइट है ये हो गया, मान लेते हैं टावर का हाइट ht, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ re, और ये भी हो गया रेडियस ऑफ अर्थ re, तो ये इसका रेंज आया dt। तो आपको दिख रहा है इन तीनों में पाइथागोरस रिलेशन क्या बनेगा? तो ht प्लस re होल स्क्वायर इज इक्वल टू re स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। देखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ht स्क्वायर प्लस 2re इंटू एच टी इज इक्वल टू dt स्क्वायर। इसके बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि टावर की हाइट है और उधर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो dt की वैल्यू यहाँ से आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2re इंटू एच टी। dt की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2re इंटू एच टी। तो ये हो गया ट्रांसमिशन टावर के लिए। ऐसे ही हम लोग रिसीवर के लिए बोल सकते हैं कि अगर रिसीवर पे भी एंटीना लगा रखा है तो उससे रेंज और बढ़ जाएगी। तो अगर दोनों पे लगा रखा है, ट्रांसमिशन इधर भी है इधर भी है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2HRE इसके लिए भी, अंडर रूट 2HRE उसके लिए भी। ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। ग्राउंड वेव में प्रॉब्लम ये है कि साइज ऑफ एंटीना इज λ/4। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जैसे ये एक डायग्राम था, इससे हमको ये क्लियर था कि कौन कौन से आसपास कम्युनिकेशन हमारे चल रहे हैं। ये जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है ये थ्रू सैटेलाइट्स भी होता है, मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट सैटेलाइट्स पे भेज देते हैं। सैटेलाइट जो भी हमारे, ये कौन सा सैटेलाइट यूज होता है, क्यों भाई? कौन से टाइप का सैटेलाइट यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन? नहीं पढ़ा है क्या? ये सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या खास बात होती है इसकी? ओमेगा सेम होता है अर्थ का। एक्चुअली ये हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा, अर्थ के स्टेशनरी पे रिस्पेक्ट देखिए में हमेशा स्टेशनरी रहेगा, तभी तो हम बोलेंगे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। तो हम डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से फिर डायरेक्टली जहां भी रिसीवर भेजना है। ठीक है ना, ये हो गया ग्राउंड वेव डायरेक्ट। ठीक है, ये वाली हो गई स्काई वेव, और ये हो गई स्पेस वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो मेन इसमें जो ज्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। इस पे मॉड्यूलेशन क्या है? तो देखो, मॉड्यूलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं वही डिटेल में पढ़ेंगे, बट पॉइंट ये है कि व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके कुछ रीजंस हैं, जिसका पहला रीजन है साइज ऑफ एंटीना। हमको मालूम है कि कोई भी वेव अगर हमें भेजनी है वायरलेस से, तो उसमें साइज ऑफ एंटीना जो है वो λ/4 है। अब जरा एक एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट करें, अगर कि हमें 20 किलो हर्ट्ज का अगर सिग्नल भेजना है,
तो 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नल का अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो क्या ये C अपॉन न्यू आएगा? तो C अपॉन फ्रीक्वेंसी अगर आप करोगे तो 15 किलोमीटर आ रहा है, यानी साइज ऑफ एंटीना कितना आ रहा है? 3.75 किलोमीटर। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? और आप जैसे देखो कि फ्रीक्वेंसी जितना लो होती जाएगी, क्या लैम्डा उतना ज्यादा होगा? लैम्डा उतना ज्यादा होगा तो साइज ऑफ एंटीना हमें उतना ही ज्यादा चाहिए होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं। क्या रीजन है इसका? पहला रीजन, फर्स्ट रीजन तो हो गया साइज ऑफ एंटीना, ठीक। दूसरा रीजन है पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। ये फॉर्मूला भी वहीं लिखा था ग्राउंड वेव में कि पावर रेडिएटेड जो है वो L स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है। अब अगर हम सीधे सीधे बोले हैं कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए जो लैम्डा होगा वो ज्यादा होगा, और लैम्डा ज्यादा होगा तो उसका रेडिएटेड पावर कम होगा, और रेडिएटेड पावर कम होने का मतलब है कि रेंज कम होगी। तो अगेन ये भी एक तरह का डिफेक्ट हो गया। और तीसरा जो है, तो बिल्कुल समझ ही में आ रहा है कॉमन सेंस की भाई जो भी आदमी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं एक ही एयर से बहुत सारे मोबाइल फोन कॉल लगे हुए हैं, सब सारे काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। अगर वो हम मॉड्यूलेशन नहीं करते तो मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स हो जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके बोलने की फ्रीक्वेंसी तो इसी में है ना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला वॉइस रिसीव करे वो कंफ्यूज ही रहता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। तो तीन बेसिक पॉइंट हैं इसमें, एक हो गया आपका साइज ऑफ एंटीना, एक हो गया पावर रेडिएटेड, और एक हो गया मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ये तीन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन में बोलते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे बोलना शुरू कर देंगे, बोलेंगे तो हमेशा 3000 हर्ट्ज पे ही। तो हम करते क्या है कि 3000 हर्ट्ज का जो सिग्नल है उसको बोलते हैं बेस सिग्नल। उस बेस सिग्नल को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपर इम्पोज कर देते हैं। वेव्स में सुपर पोजिशन तो हो ही जाता है ना भाई, वेव और वेव को ऐड करके हम एक नई वेव बना सकते हैं, वेव में ऐसा पॉसिबल है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट कर लेते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव को ट्रांसमिट करना आसान हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया मॉड्यूलेशन। और फिर जहां पे रिसीव कर रहे होंगे वहां पे हमें ये कैरियर वेव हटा देना है, तो हम वहां पे फिर से फिल्टर यूज कर लेते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें सिग्नल में से हटा देनी है। तो जो बचती है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बचती है, जो हमें अल्टीमेटली जो हमें भेजनी थी। तो कैरियर वेव का नाम जैसे पड़ा हुआ है कैरियर, इट इज जस्ट कैरिंग दी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, क्यों लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डायरेक्ट नहीं भेज सकते, उसके ये तीन रीजन है। तो दिस वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव। तो अब हमें ये समझना है कि मॉड्यूलेशन कितने टाइप का हो सकता है। खैर हमको एक ही मॉड्यूलेशन है सिलेबस में, कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जैसे ये वाली वेव है, ये वाली जो वेव है, या पहले मैं मॉड्यूलेशन बता देता हूं फिर बताते हैं कि कौन कौन से और मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव को हमने, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें अपने मेन जो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो ये हमारा मेन सिग्नल है, ठीक है, जिसको हमें भेजना है, और हमें क्या करना है, कैरियर वेव के साथ इसका सुपरपोजिशन लेना है। तो अल्टीमेटली हमको एक ऐसी वेव मिलनी चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव वाला ही हो, ओमेगा सी होना चाहिए, ओमेगा सी, सी फॉर कैरियर वेव, एम फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसका जो आर है यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमारे इस सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मतलब मॉड्यूलेशन मतलब हमने एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड के अंदर मॉड्यूलेटेड वेव इंसर्ट की है, फ्रीक्वेंसी हमने वही रखी है जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए सीधा सीधा ये दिख रहा है कि आर को हम सीधा सीधा इक्वल ले लेंगे AC प्लस AM साइन ओमेगा टी। मतलब AC तो उसमें था ही भाई, ये जो भी वेव थी इसका कुछ तो एम्पलीट्यूड था ना,
अब आप ऐसे समझिए कि इसके एम्पलीट्यूड में हमने ये पूरा सिग्नल ऐड कर दिया है, तो जो ये आर निकल के आया है ये वेरिएबल आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है AC प्लस AM साइन ओमेगा टी। डायग्राम देखो तो ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। जैसे ये देखो ध्यान से, ये जो बना हुआ है ये हमारा वो सिग्नल है जिसको हमें भेजना था, ध्यान से समझना। ये वो सिग्नल था जो हमें भेजना था, जिस वेव के साथ हम इसको अटैच करने वाले हैं वो ये वेव है। तो है क्या, इन दोनों को अटैच करके हमने ये वेव बनाई है। तो आप ध्यान से देखो, क्या इसमें जो वेरिएशन हो रहा है, क्या ये वेरिएशन इस वेव से मैच कर रहा है, और इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वेव से मैच हो रही है। तो इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन बोल रहे हैं। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को हमने वैसे ही रखा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था तो वो कांस्टेंट ना होके वो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, किसके हिसाब से, इस सिग्नल के हिसाब से। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है बस छोटा सा, कि जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने डायरेक्टली ले लिया AC प्लस AM साइन ओमेगा टी। तो हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, आर की जगह क्या आ गया, आर की जगह ये पूरा फंक्शन आ गया, ध्यान से देखिए। फिर इस फंक्शन में से हमने AC ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, AC ब्रैकेट के बाहर लेने के बाद ये अंदर बच रहा है 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। और AM अपॉन AC को हम लोग एक नए टर्म के नाम से जानते हैं, कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और एक बात और इसके आगे लिख सकते हो, जनरली इट इज लेस देन 1, जनरली इट इज लेस देन 1। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो हम ज्यादा रखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम कम रखते हैं, जिससे ये रेशियो 1 से कम रहे। तो अगर हम अगले स्टेप में इसको सिर्फ म्यू लिख दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, देखो ध्यान से। ठीक है, अब आप इसमें देखो तो इसमें ये साइन वाले टर्म प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जैसे साइन टी लिखा हुआ है इंटू साइन 7t लिखा हुआ है इंटू कॉस 5t लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है। फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है ये जानने के लिए हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। और अलग अलग करने का तरीका ये है कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, 2 साइन ए साइन बी अलग हो जाएंगे, फिर इन दोनों में लगाएंगे तो फिर से 2 साइन ए कॉस बी वो भी अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट में आ रहा है उसको अलग अलग करने के लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 के फॉर्म में ले जाने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पहले आप देखो ध्यान से, एक टर्म तो ये वाला आ जाएगा ना, AC इंटू साइन ओमेगा CT, तो ये टर्म अलग हो गया। और इन दोनों में हमने 2 साइन ए साइन बी लगा दिया है, तो 2 साइन ए साइन बी बन गया कॉस ऑफ A माइनस बी एंड माइनस कॉस A प्लस बी। तो फाइनली हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशन आ गई, देख लो। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनली जो हमारे पास, जो हमने ये वाली वेव ली है, इस वेव के अंदर ये 3 वेव्स इन्वॉल्व हैं। मतलब जो वेव हमें भेजना है उस भेजने वाली वेव के अंदर 3 अलग अलग वेव हैं। एक ये कैरियर वेव भी है, एक ये वेव है, और एक ये वेव है। एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, और एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो बन जाएगी एफ सी माइनस एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बन जाएगी एफ सी प्लस एफ एम। तो जो भी रेंज है वो एफ सी माइनस एफ एम से एफ सी प्लस एफ एम ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसी के बीच में रेंज में रहेगा, और उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से हम ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना कि ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हम ये चाहते हैं ना कि एक एनवेलप जैसा बन के चले। तो आप ध्यान से देखो, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आता है और यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो मैक्सिमम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर AM छोटा हो गया AC से तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा एनवेलप बन के चले जिसके अंदर ये कैरियर वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल कर देंगे तो ये वाला सिचुएशन बन जाएगा कि ये 0 हो जाएगा एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए 0 होगा, मतलब इस तरह का। सर जैसा हम लोग शायद बीट्स अगर याद हो आपको, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक टाइम के लिए, नेगेटिव हम नहीं चाहते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां से आप देखोगे इस फंक्शन से
तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, इसी से देख लो, ओरिजिनल मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये AC प्लस AM और मिनिमम वैल्यू आएगी AC माइनस AM। तो वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे आ रहा है, मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा है, बस दैट इज ऑल नीडेड। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जो मॉड्यूलेटेड वेव आएगी रिजल्टेंट, वो हाँ एनवेलप के अंदर वाली है ना सर? वो एनवेलप हाँ सिर्फ लाइक देखने के लिए ना सर? हाँ, वो एनवेलप तो सिर्फ, ये तो सिर्फ डॉटेड है बेसिकली, अंडरस्टैंडिंग। दिस इज जस्ट ठीक डॉटेड लाइन, केवल इससे मैच करने के लिए दिखाई गई है कि जैसे हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो भी वैसे ही चेंज हो रही है। तो व्हाई इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, सर। इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्यों भाई? फ्रीक्वेंसी सेम है एज बेस बैंड। फ्रीक्वेंसी इज सेम एज कैरियर वेव, और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो हमारे बेस बैंड सिग्नल की तरह है जो हमें भेजना था। तो अगर हम एम्पलीट्यूड को इस तरह से मॉडिफाई करके भेजते हैं तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। अब ऐसे ही हो सकता है, अगर हमने एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन डाली है अपने बेस बैंड तो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी में उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो बनता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM, ठीक है ना। और अगर हम इसके फेज में इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। तो AM, FM और PM, ये 3 मॉड्यूलेशन हो गए एनालॉग वेव के लिए, मतलब कैरियर वेव अगर एनालॉग है, बट एनालॉग भी ज्यादा यूज नहीं होती है, अब जो यूज हो रही है वो डिजिटल वेव यूज हो रही है। डिजिटल वेव किसको बोलते हैं? जो केवल 0101 में चलती है, देख रहे हो, 0101। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसके अंदर होता है पल्स ड्यूरेशन, ठीक है ना, पल्स राइज, पल्स फॉल्स और पल्स एम्पलीट्यूड। तो वो होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, बट वो सब आप आगे बीटेक में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिलहाल इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको देख लेना है। एक बार नोट्स फिर से देख लो, सारे हैं तो, और कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस करते हैं, मेन वही है। क्वेश्चन करते हैं अपने आप, जो नहीं है वो रिवाइज हो जाएगा, उसमें क्या है। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट से 89 से। DBP का हार्ड कॉपी तो मिल गया है ना आपको? हम्म, यस। करिए ट्राई।
The height of a transmitting antenna at the top of a tower is 25 meter and that of the receiver antenna is 49 meter. The maximum distance between them for satisfactory communication in LOS mode is this. सीधा सीधा है, कर लिया. Under root of 2 HT into RE plus under root of 2 HR RE, ये आएगा. आ रहा है 190 200 आंसर? देख लो, आ रहा है कितना आंसर है. नॉइज फिल्टर के बाद इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है. देखो, अगर हमने ओरिजिनली बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसमिट किया होता तो ऐसा पॉसिबल है कि इतना डिस्टॉर्ट हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ओरिजिनल, क्या नॉइज है, क्या नॉइज नहीं है. ठीक है, लेकिन 190 200 है, कैरियर 192 आंसर. 192, ठीक है. बट क्योंकि हम लोग कैरियर वेव के साथ भेजते हैं हमेशा, तो हमको ये पता रहता है कि हमें कौन से सिग्नल को मैक्सिमाइज करना है और कौन सी नॉइज है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो कैरियर वेव में है. तो हम कैरियर वेव को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग नॉइज फिल्टर. बाकी जितना भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सब रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक, 89 क्लियर है. नेक्स्ट आओ 90. अंडर रूट ऑफ 2 into 25 into 64 into 10 power 5. या 64 into 10 power 5 बाहर ले लो कॉमन. अंडर रूट ऑफ 2 into 49 और बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 into 10 power 5. तो ये 192 रूट 5 into 10 स्क्वायर आता है. ठीक है ना. तो जो निकालना था के शायद वो 192, यही कह रहे हो ना. यस सर. ठीक, 90. अब ये बात कर रहा है कि हमारे पास 300 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ अवेलेबल है, 300 किलो हर्ट्ज का, और हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्यों भाई, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होनी चाहिए, तुम्हारी इस रेंज में होनी चाहिए, तुम्हारी इस रेंज में होनी चाहिए, जिससे वो आपस में ओवरलैप नहीं हो. सेम फ्रीक्वेंसी पे दो लोग काम नहीं करें. जैसे सुना होगा ना कि 3G स्पेक्ट्रम कब बोली लग रहा है 4G का, 5G का. तो स्पेक्ट्रम बेसिकली यही है, बैंडविड्थ एलोकेशन है कि किसका फ्रीक्वेंसी किस रेंज में रहेगा, जिससे वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी पे ओवरलैपिंग नहीं हो. ये तो हो गया ना सीधा सीधा. 10. हाँ, कितना आएगा? आगे पीछे का तो 30 ऑक्यूपाई करेगा एक. 20 लिखेंगे, 10 लिखेंगे? एक स्टेशन 30 ऑक्यूपाई करेगा ना. एक स्टेशन 30 ऑक्यूपाई करेगा ना. कैसे? तो 15 आगे 15 पीछे. नहीं, 15 इज दी मैक्सिमम. 15 इज दी मैक्सिमम.
तो मैक्सिमम का मतलब क्या निकलेगा? देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी fc है, अच्छा fm की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो fm की वैल्यू अगर 15 किलो हर्ट्ज दी हुई है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा है ना 15 किलो हर्ट्ज, तो बैंडविड्थ कितनी निकाली थी हम लोगों ने? बैंडविड्थ कितना चाहिए था? बैंडविड्थ इसका डबल चाहिए था, नहीं? यानी कि 30 किलो हर्ट्ज, ठीक बात है, 10 आएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेशंस, नंबर ऑफ स्टेशंस विल बी 300 अपॉन 30 यानी कि 10, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ जाओ। नेक्स्ट 91, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है ना, क्यों? λ/4 बोलो। λ/4 एल होना चाहिए। और देखिए 92, नाइन्टी टू देखिए। A signal of frequency 20 kilohertz and peak voltage 5 volt is used to modulate a carrier wave of frequency 1.2 megahertz and peak voltage 25 volt। मतलब क्या क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्यों भाई? तो ये 5 वोल्ट हो गया क्या AM, क्यों भाई? और ये 25 वोल्ट हो Yes. गया AC, ठीक है। और ये हो गया एक तरह से FM, और ये हो गया FC। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या लिखते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज सिंपली AM अपॉन AC। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो ये 5/25, कितना हो जाएगा ये? 0.2। अब 0.2 वाला तो एक ही आंसर है। साइड फ्रीक्वेंसी बैंड का क्या मतलब होता है? एक फ्रीक्वेंसी है FC माइनस FM, फिर एक फ्रीक्वेंसी थी उसमें FC, और एक फ्रीक्वेंसी थी FC प्लस FM, ठीक है। तो ये दोनों कहलाते हैं साइड फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या कहलाते हैं? साइड फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? FC माइनस FM की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.2 मेगाहर्ट्ज है। तो 1.2 मेगाहर्ट्ज को 1200 लिख सकते हैं, तो 1200 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 1180 किलो हर्ट्ज।
और ये वाला हो जाएगा 1200 प्लस 20 यानी कि 1220 किलोहर्ट्ज। क्लियर है? 92। सर हाँ कैरियर वेव ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेट करती है या उल्टा सर? नहीं, बेसिकली मॉड्यूलेट मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं, तो कैरियर वेव इज बीइंग मॉड्यूलेटेड। मतलब कौन चेंज अच्छा हो रहा है? मेन तो सोर्स वाली थी ना सर? नहीं, सोर्स वाली की इंफॉर्मेशन हमने कैरियर में डालनी है, जिससे वो वेव तो कैरियर ही रहे ना, वेव कौन सी रहे वो। ओके सर। तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेस बैंड, बेस सिग्नल। थैंक यू। 93 भी सेम टू सेम है। नहीं 93 थोड़ा अलग है, चलो बताओ। थोड़ा अलग है, कुछ है ही नहीं चैप्टर में, बट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, बस यही समझ लो। नाइन्टी थ्री में क्या कह रहा है, करो ट्राई। 93 94 अपने आप बढ़ते जाओ, हो जा रहे हैं तो। तो 0.6। 93 का आंसर देख लो। 100 वोल्ट कैरियर वेव यानी ये हो गया AC इज मेड टू वेरी बिटवीन, ये हो गया AC प्लस AM, क्यों भाई, और ये हो गया AC माइनस AM। तो यहाँ से AM मिल जाएगा आपको, AC प्लस AM इज 160, तो यहीं से मिल गया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी उसने। AM कितना हो गया 60 वोल्ट और AC कितना है 100, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.6 आ गई, ए ऑप्शन। ठीक है। नाइन्टी फोर, कौन सा फॉर्मूला √2 लगेगा? पावर L² अपॉन लैम्डा स्क्वायर। रेंज डबल करनी है तो रेंज ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, √2 HT इंटू RE, प्रोपोर्शनल टू √HT होगा। तो अगर हमें रेंज को डबल करना है तो HT को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सर पावर की भी प्रोपोर्शनल बताया था आपने। वो यूज कहाँ होता है ग्राउंड वेव यूज नहीं होती है, ओके। वो ग्राउंड वेव एंटीना था, वो ग्राउंड वेव यूज नहीं होती है। और फिर उसके लिए, उस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको वो भी चाहिए ना, लेंथ ऑफ एंटीना और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की भी डिपेंड करेगा। सर √2 आंसर आ रहा था वैसे। अच्छा, L स्क्वायर ग्राउंड वेव नहीं यूज करते, यही वाला वेव तो यही यूज करते हैं। 95 में देखिए, an amplitude modulated signal is given by, तो ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन प्रूफ किए हैं उनसे किसी एक्सप्रेशन से आप डायरेक्टली मैच करो। 55 - 2.2 एंड 55 + 2.2 इंटू 10 हम्म, टू द पावर 4।
भाई वाई सी को हमने लिखा था ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, और वाई एम को लिखा था ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो यहाँ से वाई रिजल्टेंट को लिखा था ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये इसका एम्पलीट्यूड था, और बाहर साइन ओमेगा सी इंटू टी। तो इसमें से फिर हमने ए सी कॉमन लिया था, तो ये 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम इंटू टी बन गया था, और बाहर साइन ओमेगा सी इंटू टी बन गया था। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो ओमेगा एम का वैल्यू हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁴, और ओमेगा सी का वैल्यू हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁵। यहाँ टी एक मिसिंग है, टी और होगा यहाँ पे। हाँ, कैसे आएगा, इसको लिख लेते हैं 55 इंटू 10⁻⁴। लेकिन ध्यान रखना ये ओमेगा है, और उसने पूछा है किलो हर्ट्ज में, यानी उसने पूछा है एफ की वैल्यू, तो उसके लिए शायद 2 पाई से एडजस्ट करना पड़ेगा। यस। देखो कैसे आएगा, एफ सी माइनस एफ एम की वैल्यू, तो ये आएगा 550 माइनस 22 अपॉन 6.28। आता है क्या? एक 9 से छोटी, एक 9 से बड़ी। 550 प्लस 22 अपॉन 6.28। ठीक है, ये तो उसमें आया ना रेडियन पर सेकंड में, तो उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने हर्ट्ज में। नाइन्टी सिक्स भी सेम टू सेम है, 97 भी सेम टू सेम है, 98 देखिए, सर ए एंड डी। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी यानी एफएम की वैल्यू है 250 किलो हर्ट्ज, एंड दिस वैल्यू इज 10% ऑफ कैरियर वेव, तो कैरियर वेव की वैल्यू हो जाएगी 2500 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी 550 किलो हर्ट्ज से वेरी करेगी 2750 किलो हर्ट्ज तक। बोलिए पहले तो। 22
550 2250 से 2750 तक वेरी करेगी। तो हमको उसको कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी अलॉट करना होगा कि उसमें भी अगर हम 250 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे इससे मैच ना करे। तो अगर हम 2000 सेलेक्ट करते हैं तो 2000 सेलेक्ट करने पे मिनिमम बन जाएगा 2000 माइनस 250, या 10% ले लो या 250 ले लो, 10% ले लो तो 200 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1800। और मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 2000 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 2200। तो ये वाला हम ले सकते हैं, 2900 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से 10% माइनस करेंगे जब आप, तो वैल्यू इसके बीच में आ जाएगी, नहीं मैच नहीं होना चाहिए ना, बस कुल मिला के। तो ये 10% फिक्स्ड है कि 250 फिक्स्ड होगा? अब वो दोनों करके देख लो जिससे मैच कर जाए। तो फिलहाल तो दोनों से ही मैच कर रहा है ना, 250 लेके भी करोगे तो भी। सर ठीक है, 99 देखिए। लैम्डा दिया हुआ है 800 नैनोमीटर, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻7। 3.75 कितना? 3.75 into 10⁻14 14 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि इसका 1% अवेलेबल है बैंडविड्थ की तरह। तो बैंडविड्थ कितनी हुई, तो बैंडविड्थ हो गया 1% ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो 3.75 into D 10⁻12 एंड ईच चैनल कितना बैंडविड्थ ले रहा है, 6 × 10⁻6 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ चैनल्स पूछा हुआ है, कितने एकोमोडेट होंगे, तो 3.75 10⁻12 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻6।
हम्म, बताइए, क्लियर है? यस सर। कुछ 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 6.25 वाला आंसर है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था अभी तक जितने किए हैं। हम्म, नेक्स्ट देखते हैं। A modulated signal CMT has the form modulated signal दिया हुआ है, ठीक है। द कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग, ये तो सीधा सीधा है, क्यों भाई? इसको हमें कंपेयर करना है किस इक्वेशन से? ये भी हम लोगों ने जो लास्ट में अलग अलग लिखी थी, क्यों, वही है ना? यस क्या? 50 and 50 ऑप्शन बी। हाँ, मतलब ये रही। ये रहा। तो ओमेगा सी तो सीधे सीधे हो गया 300 पाई। हम्म, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हो गया 200 पाई, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो गया 400 पाई। तो एफ सी की वैल्यू आ गई 150, एफ सी माइनस एफ एम की वैल्यू 100, तो यहाँ 50 से and एफ एम 50। की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है ना, सीधा ही है। 101, 101 देख लो। तो 6। देख लो आंसर। सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम।
6 आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, बाकी करोगे फिर अब ट्राई?